सबसे पहले तो आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं जब भारत ने कश्मीर की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया है। लेकिन इस बार यौम इस्तिसाल कश्मीर ऐसे दिन के मौके पे मनाया जा रहा है या हम इस पे बात कर रहे हैं जब भारत की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है, उसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इवन मोदी हुकूमत को इंटरनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जिस तरह से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और ये जो मैं उनका हक के खुद मुख्तारी की बात कर रही हूँ उसको इस्तेसाल किया गया है, अब मसला कश्मीर को इंटरनेशनली एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको रिवोक किया था आर्टिकल 370-35, तो मेरी आने वाली जो किताब है मैं उसके लिए लिख रहा था, इसको मैंने कहा था सेल्फ गोल, यानी अपने ख़िलाफ़ उन्होंने गोल कर लिया। कश्मीरियों को पे तो उन्होंने जुल्म किया ही किया है, लेकिन अपने ख़िलाफ़ गोल किया है। और उसकी कई वजूहात हैं कि जब आर्टिकल 370 हुआ तो एक तो बात भारत के जितने नारे थे झूठे साबित हो गए। एक तो ये कि किसी सूरत में वो किसी मामले पे बातचीत के लिए तैयार नहीं था, महज बहाना साजी थी कि जी हम बातचीत करेंगे, बायलैटरल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के नीचे करेंगे। फिर वो ना तो बायलैटरल करना चाह रहे थे, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में, ना किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन में। ये बात वाज़े हो चुकी थी, ये सिर्फ बहाना साजी है क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं। लेकिन मैं सेल्फ गोल इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त ये वाज़े हो गया था कि उन्होंने बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को ललकारा है, क्योंकि इन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी थी, जम्मू कश्मीर की एक और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख पे और अरुणाचल प्रदेश पे चीन का क्लेम है। और उस वक्त जब हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा चाइना गए थे तो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर को मिले वांग यी को, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा था कि आपने हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हमला किया। यानी कि जो 370 था सिर्फ वो पाकिस्तान को, कश्मीरियों को नहीं ललकारा गया, वो पाकिस्तान को भी ललकारा गया था और उनको जो चाइनीज़ को भी। ये तो ठीक है कि हमारा केस तो बेस्ड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे, लेकिन जब इन्होंने हालांकि कहा जा सकता है कि जी 370 जो है वो उसका वास्ता नहीं है यूएनएससी रेजोल्यूशन से, लेकिन लिंक यह है कि कश्मीरियों की खुददारी और उनकी जो पहचान है ये उस पर हमला था और कश्मीरी लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। और आर्टिकल 35 तो क्लियर था, उसको हटाने का मकसद कि गैर कश्मीरियों को लाकर वहाँ आबाद करना है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि भारत को ज़बरदस्त नुकसान हुआ और कश्मीरियों को भी जुल्म तो खैर किया है, लेकिन उनका जो अपना स्टैंड था वो तबाह हो गया। और उसके नतीजे में तो मैं नहीं कहूँगा कि अब जो जंग हुई है, जंग तो इमीडिएट नतीजा पहलगाम का मामला था, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए थे वो आर्टिकल 370 के बाद थे। उसकी जो एब्रोगेशन थी, क्यों कि उसके बाद तो सब राब्ते ही ख़त्म हो गए, हाई कमिश्नर्स बुला लिए गए, ट्रेड ख़त्म हो गया, हर किस्म के कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है और एक ऐसे वक्त में अब उसका एनिवर्सरी मनाई जा रही है, सालगिरह मनाई जा रही है, जब भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत हद तक तन्हा हो चुका है। बिल्कुल कसूरी साहब, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पाक भारत जो कशीदगी वाला एपिसोड हुआ था उसके दौरान मसला कश्मीर के हल के ऊपर बात की थी। आप समझते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान ने इस एपिसोड के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को मेक श्योर किया है, वहीं पर ये मसला कश्मीर का हल भी निकलेगा और अमेरिका इसमें कहीं मौसर किरदार अदा कर सकता है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि कोई ज़बरदस्ती किसी पार्टीज़ पे नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत 2 बड़े मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव का ये असर ज़रूर होता है कि अगर आप नज़र आए दुनिया को कि कोई आप अक्लमंद या कोई भी ऐसी बात हो जो कि इंसाफ पर मबनी हो, माकूल हो, और आप उसको मानने को ही नहीं तैयार, तो पाकिस्तान का ये पुराना स्टैंड है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी।
तो अब ये कि क्या ट्रंप साहब या अमेरिका कश्मीर का मसला हल करा सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं हल करा सकते। हल तो करना है पाकिस्तान और भारत ने, लेकिन डेफिनेटली वो दबाव बढ़ा सकते हैं। और अब कि उन्होंने दबाव बढ़ाया है, और कहा तो उन्होंने ये नहीं है कि जी वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन बात तो हिंदुस्तान मान गया था कि जी जब उसने देखा कि हालात उसकी अफवाज के बुरे हैं तो उसने अप्रोच किया। और ये बात छुपी नहीं रहेगी, बहुत जल्द इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि अमेरिका को भारत ने अप्रोच किया। तो अगर भारत ने अप्रोच किया तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जिस हद तक मामला तेज़ी में जा रहा था, ये बहुत ख़तरनाक बात है कि दो न्यूक्लियर पावर्स इस तरह हमला कर दें। ये भारत ने बहुत बेवकूफ़ी की है मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो सकती इस एस्केलेशन लैडर को। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब को गुस्सा इस बात का है कि इन्होंने खुद कश्मीर पे कहा बात करने को, और फिर जब उन्होंने कहा मैंने सीज़ फायर कराई है, तो भारत ने के वज़ीर आज़म ने इतना लोगों को गलत वहाँ एक इम्प्रेशन दिया था, इतना जहर भरा हुआ था। और वो ये समझ रहे थे कि जी भारत की फ़ौज इतनी मजबूत है कि उसमें उनकी सुबकी होगी अगर वो ये मान जाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे उन्होंने जंग रोकी है। तो इसलिए आज से आप कह सकते हैं कि कश्मीर का मामला ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हुआ है। और इसमें जो मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, एक वजह ये है कि ख़ुद भारत ने कहा कि सीज़ फायर कराई जाए, और उसके बाद वहाँ से पब्लिकली, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को 28 मरतबा कह चुके हैं कि मैंने करवाई है, तो लेकिन ये चुप दम बखुद बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो उनकी ये बात मानी भी और उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी दौरा हुआ वाइट हाउस में, जिसका खूब चर्चा हुआ, और इंडिया ने कहीं ना कहीं समझा कि डिप्लोमेटिकली उनकी बड़ी सुबकी भी हुई है या उनको हार हुई है। आप समझते हैं कि आलमी दबाव के तहत जो है भारत मसला कश्मीर के हवाले से किसी मौसर इक़दाम की तरफ जा सकता है? देखिए, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लंच वाइट हाउस में एक गैर मामूली बात है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तारीख़ में शायद पहली मर्तबा किसी फ़ौज के हेड को प्रेसिडेंट ने दावत दी है। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे पहले दी। हाँ, फ़ौज के हेड जाते रहे हैं, इस तरह जाते रहे हैं, प्रेसिडेंट्स के साथ जाते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाते रहे हैं। और एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ड्रॉप इन। तो जब आप वाइट हाउस जाते हैं तो कई दफ़ा जब आप जो भी वाइट हाउस जाता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिलता है जो प्रेसिडेंट के होते हैं। उस वक्त जिनको उन्होंने ज़्यादा इज्जत देनी होती है वो ड्रॉप इन कर जाते हैं। तो रेयरली होता है कि किसी फॉरेन मिनिस्टर को भी वाइट हाउस में मिले। जब पाकिस्तान का बहुत ऊंचा मकाम था दुनिया में, उस वक्त मुझे उन्होंने ओवल ऑफिस में बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन ये रेयर है। किसी डिफेंस चीफ को कभी नहीं बुलाया गया। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई चीज़ें उन्होंने जो देखा है वो ये, एक तो पाकिस्तान जो बात करता है पक्की करता है। उन्होंने कहा कि जी मैं सीज़ फायर कराना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने हाँ भरी। तो पाकिस्तान ने ये नहीं कहा नहीं 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 हमने नहीं करवाया, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो खुद कर रहे हैं, हमारी तो बात भी नहीं हुई। तो एक तो देखा कि बड़ी ओपन बात है, इनकी बात पे एतबार किया जा सकता है। नंबर दो, एक ऐसे मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया जब ईरान इजराइल जंग हो रही थी। तो इसको मौका, अगर इसको आप सामने रखें इस बात को मद्देनज़र, तो ये बात वाज़ेह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के बारे में उनकी राय लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और स्टेट डिपार्टमेंट की भी। जो पॉलिटिशियंस हैं ऑफिस में जो आते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनको ब्रीफ किया जाता है। तो ये जो आई एम सर्टन कि फॉरेन ऑफिस ने उनको ब्रीफिंग दी होगी, और मिलिट्री के अपने नुमाइंदे मौजूद होते हैं तमाम एम्बेसीज़ में, काफ़ी हाई रैंकिंग होते हैं जैसे कि वाशिंगटन में हैं। तो इसलिए उनको मिलिट्री के पास भी रिकॉर्ड है कि जो माजी की मीटिंग्स हुई हैं उनमें क्या होता रहा। तो मेरा ख्याल है कि मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था मसलन,
तो मुझे याद है कि बड़ा झगड़ा हो रहा था ईरान का और इसके ऊपर न्यूक्लियर मामले पे, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। तो मेरे ज़रिए ईरान मैसेजेस भेजता था इनको अमेरिकनों को, और एक मौके पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जो कि बहुत ऊंचा ओहदा है ईरान में, बाद में वो अली लरीजानी साहब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़े हैं, तो मेरे पास आए, 4 घंटे बैठे रहे मेरे दफ्तर में, और हमने मिल के एक ड्राफ्ट किया कि जो मुझे उन्होंने कहा आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को दें। मैंने जाके वो हैंड ओवर करना था कॉन्डोलीज़ा राइस को, ताकि वो सदर बुश को पहुंचा दें। मैंने कॉन्डोलीज़ा राइस को दे दिया, उस पर कितना अमल हुआ वो तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कॉन्डोलीज़ा राइस ने कई मरतबा ईरानियों के लिए मैसेजेस दिए हैं कि जाओ अपने हम मनसब को ये कहो जो मेरे जो थे ईरान में, क्योंकि वही समझते थे कि हम पे ईरानी भी एतबार करते हैं और अमेरिकन जो है वो हम पे एतबार करते थे। तो ये बात है कि प्रेसिडेंट जब ट्रंप ने इनको बुलाया है तो उनके जहन में ये भी बात होगी कि इस बात में एक तो देखें कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी का जो रोल रहा है उसको वो चाहते थे कि वो क्लोजली इनसे समझे, और नंबर 2 वो ये भी चाहते थे कि पूछना कि क्या पाकिस्तान को रोल अदा कर सकता है चीन, अब इस अमेरिका के और ईरान के दरमियान। आई एम सर्टन ये बात हुई होगी। ठीक हो गया। अच्छा कसूरी साहब, अभी हम इंडिया के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से बात करें, जो भारत के साबिक वज़ीर दाखिला हैं और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद की है और पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से क्वेश्चन भी रेज़ किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शवाहिद कहाँ पर हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किया गया था वो कहाँ है। आपके नज़दीक ये जो इंटरनली मोदी सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, इनका मुस्तकबिल आपको लगता है कि जो इंडिया के अंदर जो इनकी पॉलिटिक्स है उसको स्टेबल रखेगा? देखिए, जहाँ तक मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल है वो तो हिंदुस्तान के वोटरों के हाथ में है, और ज़्यादा एक्यूरेटली इस वक्त बिहार के वोटरों के हाथ में है। वो इतना उन्होंने जहर फैलाया है और इतना उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और उन्होंने इतना मीडिया को कंट्रोल किया है कि बावजूद इसके कि उनकी गत बन गई है, लेकिन वो उनकी देखें हिम्मत, उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं जनाब इसलिए हमने जंग ख़त्म की अमेरिका कहने पे नहीं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कहा करो। भाई तुम डीजीएमओ तुम्हारा दामाद है, तुमने जंग नहीं बंद करनी ना करो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा हाथ भारी है ना बंद करो। इस किस्म की बोधी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अब हो ये रहा है कि इलेक्शन तो आएगा 2-3 महीने में, क्या इस पर उतनी देर तक असर हो चुका होगा जो इन्होंने जो कहा है। अपोजिशन पहले तो बोलती नहीं थी डर के मारे, अब कांग्रेस बोली है, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है, उसके बाद ही इसका कोई जवाब आ सकता है। क्योंकि इन्होंने जो मीडिया था हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक, और मैंने खुद एज फॉरेन मिनिस्टर डील किया इन लोगों के साथ, बड़े क्रेडिबल बाएतबार किस्म के जर्नलिस्ट थे और बड़े बड़े बावकार उनके वो भी थे, 2-3 मुझे अच्छी तरह से याद है उनके जो चैनल्स थे, लेकिन वो तो सब ख़रीदे गए हैं। वो जो जितने चैनल्स हैं वो जो बड़े बड़े सेठ जो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने ख़रीद लिया है और उन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया। उनकी जगह उन्होंने ऐसे लगता है जैसे कि हमने देखा जंग के दौरान जैसे कोई बीजेपी के प्रचारक हों, वो आरएसएस के प्रचारक हों, तो उसका नतीजा उनको खुद नुकसान भुगतना पड़ा। उनका इतना जग हसाई हुई है कि इकोनॉमिस्ट ने कॉलम लिखा है, इंडिया वेजेस वॉर, इंडियन मीडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ओन ऑडियंस। इसका मतलब यह है वो कह रहे हैं कि अपने आवाम पे उन्होंने जंग कर दी। लाहौर खुदा न खास्ता ये होगा, इस्लामाबाद को ये हो गया, कराची को ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी सारी बेवकूफ़ियाँ वाज़े हो रही हैं। तो अब क्या हिंदुस्तान का जो अवाम है, ख़ास तौर बिहार का अवाम जो है, ये समझ जाएगा? इसका तो रिज़ल्ट उनके हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। बेशक मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है। अच्छा इन कसूरी साहब, जाहिर है भारत जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है उसके हवाले से आए रोज़ कोई ना कोई शोशा छोड़ता रहता है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कशीदगी कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है, अगर दोबारा से भारत को शरारत करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को दिफाई एतबार से किस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा?
माशाल्लाह पाकिस्तान दिफाई एतबार से तैयार है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि खुद भी बीजेपी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पॉज है, यानी कि हम रुके हैं, ये सीज फायर नहीं है। तो हर जी होश आदमी एक समझेगा, और पाकिस्तान आर्मी को तो पता है जंग हो या ना, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, उसका तो जवाब तो दे दिया है। आज ही ये कल आया है DGISPR की तरफ से, अगर अब इन्होंने फिर हमला किया तो अब हम हिंदुस्तान के दूर दूर कोनों में जाएंगे।